मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। माँ भारती एडुकेटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ उपस्थित है। तो आज हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति, क्योंकि अक्षीय स्थिति हम पढ़ चुके हैं। आज हम निरक्षीय स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं निरक्षीय स्थिति क्या होता है। देखिए निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं। इस तरह से एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो इस तरह से एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज को बीचों बीच हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, तथा इनका मध्य बिंदु O है। तो हम AB एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, AB एक वैद्युत द्विध्रुव और इनके मध्य में O, ठीक है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। और ये BP को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तब एक बिंदु प्राप्त होता है जिन्हें M कहते हैं। और P को इस तरह से और ये रहेंगे और इस तरह से इसे हम मिला देंगे, ठीक है। और ये इनका मध्य बिंदु है O, ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, ये P वेक्टर है, ठीक है, ये P वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे थीटा हो जाएगा क्योंकि दो बराबर भागों में बटेगा। मतलब इस तरह से दो त्रिभुज है और दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। मतलब कहा जाए कि AP बराबर है BP का और AO बराबर है OB का, ठीक है। तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब आइए देखते हैं। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, लिखेंगे कैसे। तो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बनी हुई है, तथा इनके बीच की जो दूरी है वो R दूरी है। तो O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये इनकी प्रभावकारी लंबाई है 2L, ठीक है। तब माना B पर, ठीक है, माना B पर स्थिर आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 हो तो, ठीक है, B पर ये तीव्रता क्या हो, E1 हो तो, तब ये तीव्रता E1 हो तो इनका हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/BP का स्क्वायर। तो ये BP का वर्ग हो जाएगा। अब जानते हो BP का वर्ग मतलब, और ये एक ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया, ठीक है, और एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में हमें पता है इनका है, ये P है, ये O है, ये B है, इनका मान L है और ये R है। तो वो भी बराबर क्या है L और वो PO बराबर R, और इनका मान नहीं दिया है। तो ये जो हम जानते हैं ये आधार होता है और ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय बोलता है कि पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं PB का वर्ग, तो PB का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग मतलब OB का वर्ग, OP का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग OP का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब OB का वर्ग होता है, ठीक है। तब PB मतलब ये, अब हम PB का वर्ग है मतलब कर्ण निकालेंगे। तो OP का वर्ग जानते हैं, O से P का दूरी क्या है R, तो R का वर्ग हो जाएगा। OB क्या है L, तो ये हो जाएगा PB का वर्ग। तो PB इज इक्वल टू, अब ये वर्ग है, वर्ग हटाने पर ये हो जाएगा R² प्लस L², ठीक है। तो PB का वर्ग बराबर ये हो जाएगा। तो ये रेडी हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो रूट में हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें PB का वर्ग ही लाना है, ठीक है, तो इसलिए इनकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं U1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू QBP का होल स्क्वायर। तो 1/4πε0 QOP का वर्ग प्लस OP का वर्ग प्लस OB का वर्ग होता है BP बराबर, ठीक है, यहाँ देख चुके हैं। अब OP का क्या है, O से P की दूरी R है, तो R का वर्ग होगा और OB का वर्ग प्लस OB का वर्ग मतलब L का वर्ग हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से बिंदु A पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q इंटू AP। A से P की जो दूरी होगा, मैंने बताया था कि दोनों आपस में बराबर ही होंगे। तब हम 1/4πε0 और ये हो जाएंगे, ये कर्ण होगा, तो लंब क्या होगा, PO लंब है और OA
आधार है तो आधार हो जाएगा, तो ये इनका दूरी क्या है, r है, तो r का वर्ग प्लस l का वर्ग, ठीक है। तो pa का वर्ग इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगा, तो समीकरण 2। अब हम देखते हैं कि E1, ठीक है, तो E1 की जो दिशा है, E1 की दिशा है वो PM की ओर है। E1 की दिशा जो है, E1 की दिशा है P, E1 की दिशा है वो PM वेक्टर की ओर है, ठीक है। उसी तरह से E2 की जो वेक्टर है, वो जो E2 की वेक्टर है वो PN की दिशा में है, PN दिशा में है, देखो इधर है, ठीक है, ये इधर है और ये इधर है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों एक दूसरे के अनुदिश है, तो इसमें बनने वाले कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तब देखते हैं कि परिणामी जो E1 है, E2 एक दूसरे को P और Q, ठीक है, एक दूसरे को PQ पर प्रतिच्छेद करती है, तो हम PQ के लिए वो अनुदिश होगा। उस कंडीशन में E1 और E2 दोनों आपस में बराबर होगा, मतलब E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। तो E1 और E2 आपस में बराबर होगा, तो आपस में जब E1 E2 बराबर होगा तो PA और PB भी आपस में बराबर होगी, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगी। तब क्या बनेगा, PBA बराबर होगा PAB, मतलब PBA और PAB आपस में दोनों माना थीटा, दोनों का कोण थीटा थीटा, मतलब दोनों आपस में बराबर है। अतः E1 और E2 की बीच, E1 और E2 के बीच जो बनने वाले कोण है, ठीक है, E1 और E2 के बीच, ये E2 है ना, ये वाला, ठीक है, E1 और E2 के बीच बनने वाला कोण 1 थीटा प्लस 1 थीटा, दोनों कितना हो जाएगा, 2 थीटा, इसलिए ये 2 थीटा होगा। तब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो परिणामी होता है 2E1 cos थीटा। अब E1, ठीक है, तो अब एक को ले लेते हैं, 2E1 cos 2 थीटा बटे 2, तो क्योंकि दो भागों में बटा इसलिए 2 कटेगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 2E1 cos थीटा। अब देखते हैं 2E1 cos थीटा है, अब E1 का वैल्यू हम रख देते हैं, यहाँ से ये मान है E1 का, तो E1 का मान रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा इंटू 2 cos थीटा। अब हम देखते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे, cos थीटा बराबर होती है आधार बटे कर्ण होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए इसमें आधार क्या है, तो ये आधार है, दोनों में हम इनका लेते हैं, तो OA आधार है, आधार का क्या है L, और कर्ण क्या है, ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब क्या है R का वर्ग और आधार क्या है L का वर्ग, इसीलिए R का वर्ग और L का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर, तो L हो जाएगा, और कर्ण बराबर, क्योंकि कर्ण का वर्ग नहीं पूछा है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये जैसे इनका हम निकाले थे, इनके जस्ट बराबर है, जैसे PB इज इक्वल टू निकाले थे, तो r स्क्वायर प्लस हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से ये हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये हो जाएगा L/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, अब ये तो रहेगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मान है इंटू 2L r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में रहेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये रूट है, तो रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये 1/2, ठीक है, घातांक के नियम से। अब देखते हैं कर्ण के नियम से, सॉरी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस तरह से हो गया, अब इसका 1/2 और दोनों आधार समान हो, गुणा का चिन्ह हो, तो घात आपस में जुड़ जाता है, इस तरह से दोनों जुड़ गया, तो इनका 1 घात, इनका 1/2 घात, दोनों को तो 2 एकम 2 और 3, मतलब 1 प्लस 1/2, तो 2 एकम 2 प्लस 1/2, 2 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3/2, इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P हो जाएगा, अब ये Q इंटू 2L होता है, तो हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक आवेश इंटू उनके बीच की
ध्रुव प्राबल्य की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हमने पहले पढ़ चुके हैं ना। तो 1/4πε0 और इनके जगह में मैं क्या लिख दूंगा, P लिख दूंगा। तो P हो जाएगा r² + l² और ये इनका मल्टीप्लाई 2 एकम 2 1 3/2 भिन्न को मिश्र भिन्न को हम हल करने पर आया 3/2। L बहुत ही छोटा है किससे, R से। तो L बहुत ही छोटा होता है R से, तो 1/4πε0 × P r² और 3/2 तो ये कटेगा क्योंकि हम जानते हैं AM × B/m, तो m कट जाता है तो ये का पावर में b आता है, ये घातांक का नियम होता है। ठीक है, तो = अब ये 2 कटेगा तो 1/4πε0 × P/r3 अभिष्ट व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति का व्यंजक है। मित्रों इस तरह से निरक्षीय स्थिति है। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में कुछ भी नहीं रहता है, ये भी अब वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना हुआ है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुव प्राबल्य लंबाई 2l है तथा इसके मध्य में एक बिंदु O है, O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु B पर स्थित +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0 × q/bp² हो जाएगा, bp²। अब bp² का मान E2 = 1/4πε0 × q/r² + l² होता है, जो इनका होता है वही E2 का होता है। बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब E2 = 1/4πε0 × q/ap² होता है, ap² का भी वही होता है 1/4πε0 × q/ होगा r² + l²। समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है क्योंकि E1 Pm वेक्टर की अनुदिश है और E2 वेक्टर Pn के अनुदिश है, अतः दोनों एक दूसरे का अनुदिश होने के कारण PQ अनुदिश में हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो E1 = E2, E1 और E2 दोनों आपस में बराबर होंगे। तो AP और BP दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो PAB और कोण PBA दोनों भी आपस में बराबर होंगे, अतः E1 E2 दोनों आपस में बराबर होंगे। तो थीटा तो 2θ के अनुदिश होगा। तब E1 = तब इनका परिणामी तीव्रता निकालते हैं 2E1 cos θ, तो 2θ/2 2 कटेगा, T = 2E1 cos θ होते हैं 2E1 cos θ। तो E1 का वैल्यू हम पहले से रखते हैं 1/4πε0 × q/r² + l² × 2 cos θ। cos θ = हम जानते हैं आधार बटे कण होते हैं, आधार L है और कण मतलब आधार L है और कण बराबर होता है r² + l² मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये कण बस है तो कण का तो रूट है तो उधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √r² + l² हो जाएगा। तो 1/4πε0 q × 2l जो ध्रुव आघूर्ण है क्योंकि एक आवेश इंटू उनके बीच की ध्रुव प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो 1/4πε0 × P आ जाएगा, q × 2l की जगह P, तो P होता है r² + l² 3/2। L बहुत ही छोटा होता है इसलिए L को हम छोड़ देते हैं, अत्यल्प होता है इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। तो 1/4πε0 × q/r² और 3/2 2 कटा तो आ जाएगा = 1/4πε0 × P/r3 अभिष्ट व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे खुशी हो रही है कि आपको समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे या कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। माँ भारती एडुकेटर को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा अधिक से अधिक लोगों को बताइए ताकि उन्हें भी यह उपयोगी वीडियो मिल सके। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगेगा तो हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।